नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव की, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई की, देखेंगे क्यों बीजेपी के मंत्री को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मिली फटकार, क्यों राहुल के बिहार दौरे से घबराई बीजेपी, जानेंगे डेडलाइन तय किए जाने पर राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से क्या है सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, बनाई जाएं विशेष पॉक्सो अदालतें, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिया गया आदेश। अब भारत में ऑनलाइन भी नहीं बिकेगा पाकिस्तानी सामान, सीसीपीए ने ई कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। कानपुर यूनिवर्सिटी ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी संग रद्द किया एमओयू, तुर्की के विरोध के बीच लिया फैसला, एक दिन पहले जेएनयू ने भी लिया था फैसला। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1200 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 82,530 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 395 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,062 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान में सीजफायर भले ही हो गया है, लेकिन दोनों देशों में तनाव अब भी साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर भारत को गीदड़ भपकी दी है, तो भारत की तरफ से भी सख्त रुख इख्तियार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघर्ष थमने के बाद अब जम्मू कश्मीर का दौरा किया और साफ कर दिया कि भारत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन एलओसी पर अभी भी सेना पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर कोई भी आतंकी वारदात होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। 4 दिन तक चली लड़ाई को लेकर दुनिया भले ही कह रही हो कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हार में भी जीत की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पसरूर आर्मी कैंट पहुंचे और टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो वाकई खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पानी हमारा हक है। तो दूसरी तरफ भारत साफ कर चुका है कि पानी किसे देना है और कितना देना है, ये फैसला वो करेगा। 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते पर तब तक रोक रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकियों की मदद बंद नहीं करता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि 7 मई को हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ था। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के पास एक विकल्प था कि वो अलग खड़ी रहे और हस्तक्षेप ना करे, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के पक्ष में खड़ा हो गया, इसलिए अपने नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम मामले में यूएनएससी का प्रस्ताव भी था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और हमने वो ही किया। दूसरी तरफ श्रीनगर की बादामी बाग छावनी पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के बारे में पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण हो, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत को धोखा देने का परिणाम उसे भारी कीमत चुकाकर भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान लड़ाई में अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान के दावों की पोल खोल रही है। सैटेलाइट पिक्चरों में पाकिस्तान की तबाही दिख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अब ये मान लिया है कि लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ, उसके एक एयरवेज को भारत ने नुकसान पाया। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट भी है। जस्टिस BR गवई ने बीते दिन ही CJI का पदभार ग्रहण किया और अगले ही दिन उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में जबरदस्त बहस देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई तक इस कानून के अहम प्रावधानों को लागू करने से रोक लगा दी है। तो और क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले को सुना। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पिछले आश्वासन को दोहराया कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इस आश्वासन का उल्लंघन हुआ तो वो इस पर गंभीरता से विचार करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान SG मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा
कि जवाब दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सुनवाई अंतरिम राहत के लिए है, जिस पर मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश पर विचार में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने संक्षिप्त नोट्स दाखिल करने की बात भी कही। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसे वो मेहता के साथ साझा करेंगे। मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कई हस्तक्षेप आवेदनों के बजाय केवल मुख्य याचिकाओं पर ध्यान दिया जाए। वहीं कपिल विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन के बावजूद कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं, जिन्हें रद्द करने की मांग उन्होंने की। कोर्ट ने सरकार के आश्वासन को बरकरार रखते हुए सुनवाई स्थगित की। अब सबकी नजरें 20 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। वक्फ कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह को कड़ी फटकार लगाई। वहीं हाईकोर्ट ने भी विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर प्रशासन को फटकार लगाई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी विजय शाह को राहत नहीं दी और एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीजीआई ने विजय शाह से उल्टे सवाल कर दिया कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आपने क्या कहा है। आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट ने प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति जताई और एफआईआर में सुधार करने के आदेश दे डाले। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का साफ जिक्र ही नहीं है। ये इतनी कमजोर है कि अगर इसे चुनौती दी गई तो ये आसानी से रद्द हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो आदेश उन्होंने दिया था उसे भी एफआईआर में जोड़ा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने अब मामले की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला भी कर लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन से जब अटॉर्नी जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि ये मामला किसी की जान लेने का नहीं है जिसके लिए लंबे समय तक जांच की जाए, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में इसमें लंबी जांच की जरूरत नहीं है। बता दें कि विजय शाह के बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंत्री के बयान को गटर की भाषा करार देते हुए कहा कि ये न सिर्फ एक महिला सैन्य अधिकारी का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है। विजय शाह के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो बवाल राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी मच गया। राहुल गांधी को दरभंगा में छात्रों से संवाद करना था, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेर लिया। अपने संबोधन में भी कांग्रेस सांसद ने प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने वहां कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद राहुल गांधी पैदल ही छात्रावास पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बीच छात्रों को संबोधित किया। इसे लेकर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, बिहार की डबल इंजन सरकार ने आयोजन स्थल पर पुलिस भेजकर तोड़फोड़ करवाई और छात्रों को जबरदस्ती वापस भेजा। बेहतर शिक्षा छात्रों का अधिकार है, जिसे बिहार के छात्रों से छीना जा रहा है। हम इस अन्याय का विरोध करते हैं। वहीं दरभंगा में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन और एनडीए सरकार मुझे यहां आने से रोकना चाहती थी, लेकिन आपका साथ है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दलित छात्रों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा, मुझे पता है कि इस छात्रावास में दलित छात्रों के साथ कैसा व्यवहार होता है। बिहार में हमारी सरकार बनते ही हम सब ठीक कर देंगे। राहुल ने जातिगत जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं और अब पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। मैं जानता हूँ SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। दरअसल प्रशासन बार बार टाउन हॉल में कार्यक्रम करने को कह रहा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर छात्रावास में ही आयोजन की जिद पर अड़े थे। राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचते ही समर्थकों का उत्साह बढ़ गया। पुलिस ने राहुल और समर्थकों को काफी देर तक रोके रखा। राहुल कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर वो पैदल ही छात्रावास पहुंच गए। वहां छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल पटना के सिटी मॉल में फुले फिल्म देखने गए। साल के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी के सवालों ने, उनके बिहार दौरे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है।
तो टकराव सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति में भी बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के साथ ही राष्ट्रपति को भी किसी भी विधेयक पर फैसला करने के लिए समय सीमा में बांध दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ गई और अब राष्ट्रपति मुर्मू ने खुद ही कोर्ट से सवाल किए हैं। तो क्या है उनके सवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। ये मामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोकने से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला दिया था कि राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब संविधान में समय सीमा की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कोर्ट कैसे कोई डेडलाइन तय कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक हस्तक्षेप और समय सीमा पर स्पष्टीकरण मांगा। राष्ट्रपति ने पूछा, राज्यपाल के सामने बिल आने पर उनके संवैधानिक विकल्प क्या हैं? क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा रोकता है? अगर संविधान में समय सीमा नहीं तो क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या कोर्ट राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय लेना अनिवार्य है? क्या बिल के कानून बनने से पहले कोर्ट सुनवाई कर सकता है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले बदल सकता है? क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधानसभा का कानून लागू होता है? क्या संविधान की व्याख्या के लिए 5 जजों की बेंच अनिवार्य है? क्या कोर्ट संविधान या कानून से असंगत आदेश दे सकता है? क्या केंद्र राज्य विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है? राष्ट्रपति के इन सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ विचार करेगी। ये मामला संवैधानिक शक्तियों और न्यायिक दायरे पर बहस को तेज कर सकता है। संवैधानिक शक्तियों और न्यायिक दायरे के बीच बहस तेज होती दिखाई दे रही है तो देश में तुर्की का विरोध भी तेज होता नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया, जिसे लेकर देश भर में नाराजगी है। लोग तुर्की के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे लेकर मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान में तनाव को लेकर तमाम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई। इस दौरान जहां कई देश दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे थे, वहीं तुर्की का रवैया भारत के लिए चिंताजनक दिखाई दिया। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य हथियारों की सप्लाई की, बल्कि खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन भी किया। खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि तुर्की ने सिर्फ ड्रोन ही पाकिस्तान को नहीं दिए थे, बल्कि अपने सैनिकों की तैनाती भी की थी, जो ड्रोन से भारत पर हमले कर रहे थे। और अब जब भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है, तो तुर्की और भारत के संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश में बॉयकॉट तुर्की की आवाज उठ रही है। व्यापार जगत में खासकर तुर्की के सामान का विरोध हो रहा है। भारत सरकार ने भी कहा है कि इस दौरान तुर्की का स्टैंड भारत ने नोट किया है, यानी तुर्की पर भारत सरकार की पैनी नजर है। इस बीच तुर्की को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जो तुर्की भारत के खिलाफ हमले में पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहा था, हथियारों से लेकर ठिकानों तक हर छोर पर तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, जिसके चलते भारत के कई एयरपोर्ट बंद किए गए, सीमा क्षेत्रों को खाली कराया गया। अब खबर आ रही है कि भारतीय एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी ऑपरेशन तुर्की की ही कंपनी संभाल रही है। तुर्की की जॉइंट वेंचर कंपनी सेलिबी एविएशन दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित 8 भारतीय एयरपोर्ट्स पर हाई सिक्योरिटी से जुड़ा काम संभालती है, जिनमें ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो प्रबंधन और एयर साइड ऑपरेशन से जुड़े काम शामिल हैं। ये भारत में सालाना 58,000 फ्लाइट्स का मैनेजमेंट संभालती है। इस खबर के सामने आने के बाद मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है, क्योंकि जो देश खुलेआम आप पर हमला करने वालों को सपोर्ट कर रहा है, आपने उसी के हाथ में सिक्योरिटी की व्यवस्था दे दी। अब देखना ये होगा कि इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है। तुर्की की कंपनी को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपकर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई, तो सरकार पर सवाल डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर भी उठ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने में अमेरिका की भूमिका को लेकर पहले से विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। इस बीच ट्रंप का एक और बड़ा दावा सामने आया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों ने भारत में खलबली मचा दी है। अभी भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर अमेरिकी मध्यस्थता के उनके दावे पर बहस खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्होंने भारत को लेकर एक और बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिका से 0 टैरिफ ट्रेड डील की पेशकश की है, यानी भारत अमेरिका से ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेगा।
उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब टैरिफ को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। ट्रंप ने पहले ये कहते हुए कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत पर 26% का जवाबी शुल्क लगाया था और अब टैरिफ के लिए 90 दिनों के सीजफायर विंडो के दौरान आए उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। उनकी इस एक तरफा घोषणा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। भारत को लेकर उनका एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाए जाए। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ट्रंप फिलहाल मिडिल ईस्ट देशों के दौरे पर हैं और उन्होंने ये बयान कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ एक कार्यक्रम में दिया। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक बयान जिस तरह के सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा रहा है कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति तो अपनाए हैं, लेकिन साथ ही उनका रुख भारत विरोधी भी है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सीज़फायर के बाद में भारत के दुश्मनों से बदला लेने के लिए भारत ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखिए न, टर्की जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध जैसी जो स्थिति बनी थी उसमें पाकिस्तान का साथी बन गया। तो भारत ने क्या किया, भारत ने जेएनयू से तुर्की का कोर्स नहीं पढ़ाने का ऐलान किया कि वहां पर अब तुर्की नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन चाइनीज का क्या करें, चाइनीज लैंग्वेज भी तो चलती है। क्या चाइना ने हमारे साथ में अच्छा किया? चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और पूरी तरह से भारत को कमजोर करने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? चाइना के साथ में क्या इसी तरह के मधुर संबंध बने रहना चाहिए? क्या भारत के प्रधानमंत्री उसी तरह से चाइनीज राष्ट्रपति के साथ में झूला झूलते रहेंगे और सिर्फ देश की जनता के हर दिवाली पर चाइना के सिर्फ पटाखों को ही बैन करती रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।